हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक खोटा भाषा का लोक कथा है चित्रा रानी, जिसके लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में यहाँ पे इसका एक शॉर्ट समरी है, और इस शॉर्ट समरी को जो है हम आपके सामने पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस लोक कथा में आखिर होता क्या है। इसको आप यहाँ से भी पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने से पहले देख लीजिए, अगर आप जेएसएससी में खोटा भाषा चूज किए हैं तो आप यहाँ से खोटा पे क्लिक करेंगे सरकारी लाइब्रेरी वेबसाइट या ऐप पे, और यहाँ से आपका अगर क्विज अटेम्प्ट करना है तो क्विज पे क्लिक कीजिए, वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर झारखंड जीके का मान लीजिए आपको मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट, तो झारखंड जीके पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका टेस्ट भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा टेस्ट है, और ये डेली क्वेश्चन अपडेट होता रहता है। असल में ये जो टेस्ट सीरीज है तो इसमें 10,000 क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, और वही 10,000 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता रहता है। तो आपके सामने रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उन्हीं 10,000 सवालों में से। तो यहाँ से झारखंड जीके का टेस्ट आप लगा सकते हैं, और 10,000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके नीचे आपको डिटेल एनालिसिस भी किसी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो सब ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना कि आपको जीएस का करना है या झारखंड जीके खोटा, जो भी चूज करना है आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से देख लेना जाके। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे चित्रा रानी लोक कथा के बारे में। अगर हम चित्रा रानी लोक कथा की बात करें तो इसके जो लेखक है तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक। और ये लोक कथा कौन सा बुक में है, तो ये खोटा भाषा का जो 10वां क्लास का पुस्तक है, दूध डायर जिरुल फूल, तो उसी पुस्तक में ये लोक कथा संकलित है। और दूध डायर जिरुल फूल जो है तो इसके जो प्रकाशक है तो उनका नाम है, प्रकाशक जो है तो वो है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। तो वहाँ से प्रकाशित होता है ये बुक। ठीक है, ये याद रखना है। तो हम इसमें चित्रा रानी लोक कथा में आखिर क्या, इस लोक कथा में क्या कहानी है, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले चित्रा रानी लोक कथा के जो जो पात्र हैं, जो जो व्यक्ति शामिल है इस लोक कथा में, तो उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इस लोक कथा में सबसे पहला एक आदिवासी जमींदार रहता है, और ये जो आदिवासी जमींदार है तो उसका जमींदारी कौन सा एरिया में है, गोला, जो कि रामगढ़ जिला है, तो वहीं पे गोला है। तो गोला परगना में ही इसका जमींदारी है। ठीक है, तो एक आदिवासी जमींदार है जिसका जमींदारी कौन सा क्षेत्र में, गोला परगना में। और इस जमींदार के 3 नाबालिग बेटे हैं, 3 नाबालिग बच्चा है, और तीनों का तीनों लड़का है। ठीक है, तो 3 नाबालिग लड़का है, जिसमें से जो बड़ा लड़का रहता है तो जब वो बहुत छोटा होता है तो उसी टाइम पे इसका उसका बड़ा लड़का का एक राजा की बेटी के साथ विवाह हो जाता है। और राजा की जो बेटी है, वो जो राजा है जिसके साथ मतलब कि इसका बड़ा बेटा का शादी होता है, तो वो कहाँ का राजा होता है, तो वो सिखरिया राजा होता है। ठीक है, तो सिखरिया राजा की बेटी जो जिसका नाम है चित्रा, तो चित्रा के साथ आदिवासी जमींदार का जो बड़ा लड़का है तो उसका शादी होता है। इसके बाद इसी का एक मंझला बेटा होता है आदिवासी जमींदार का ही, और एक छोटा बेटा होता है। और छोटा बेटा मतलब कि तीनों अभी बच्चा है। ठीक है, और जब बड़ा होंगे, जब बड़े हो जाएंगे तीनों लड़के, तो उनमें से सबसे बलिष्ठ यानी कि शारीरिक रूप से सबसे मजबूत जो है तो वो छोटा लड़का होगा। ठीक है, तो एक आदिवासी जमींदार है जिसका जमींदारी गोला क्षेत्र में, उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें से जो बड़ा लड़का है तो उसका शादी होता है राजा के घर में, और राजा की बेटी का नाम रहता है चित्रा, चित्रा के साथ उसका विवाह हो जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा घुमा फिरा के कि आदिवासी जमींदार का बड़ा लड़का जो है तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो वो चित्रा है। इस तरह टाइप से पूछ लेगा कि चित्रा का शादी किसके साथ होता है, बड़ा लड़का के साथ, मंझला लड़का के साथ, छोटका लड़का के साथ। तो ये बड़ा लड़का के साथ शादी होता है चित्रा का, ये याद रखना है। तो शादी शादी फिक्स हो जाता है एकदम बचपन में ही, बड़ा लड़का का और चित्रा का। ठीक है, अब शादी फिक्स होने के बाद इसी आदिवासी जमींदार जो है तो इसका एक दीवान रहता है, भुईहरा बाभन। ठीक है, तो ये जो कहानी है तो उसमें इसको उसका दीवान को बार बार कहा गया है भुईहरा बाभन। तो ये उसका दीवान रहता है आदिवासी जमींदार का। और यही भूमिहारा भावन जो है ना, तो उसका जब शादी होता है उसका बड़ा लड़का का, तो उसमें बहुत सारा खर्च कर देता है, पैसा संपत्ति वगैरह बहुत खर्च कर देता है।
क्योंकि वो दीवान है, उसी के पास उसका लेखा जोखा सब चीज़ है, पैसा वगैरह का सब चीज़, जो भी हिसाब किताब है तो दीवान नहीं रख रहा है। और वो दीवान जो है आदिवासी जमींदार का ज़मीन वगैरह उसका पूरा संपत्ति को हड़पना चाहता है। और इसी के कारण शादी में पूरा पैसा खर्च कर देता है, पानी की तरह एकदम लुटा देता है। और इससे सारा संपत्ति जो है वो ख़त्म हो जाता है आदिवासी ज़मींदार का। और संपत्ति ख़त्म होने के बाद गरीब हो जाता है आदिवासी ज़मींदार। फिर यही उसका जो दीवान है भुइहारा बावन, तो ये क्या करता है, अब आदिवासी ज़मींदार का पैसा ख़त्म हो गया तो उसको दारू पिलाने वगैरह पूरा एकदम मस्त कर देता है, पूरा शराब पिलाता है, दारू वगैरह पूरा पिलाता है। तो धीरे धीरे वो बीमार हो जाता है आदिवासी ज़मींदार। फिर सबसे पहले आदिवासी ज़मींदार की पत्नी मर जाती है, और पत्नी के मरने के बाद आदिवासी ज़मींदार भी मर जाता है। और अभी तक उसके जो तीनों बच्चे हैं तो वो छोटे ही हैं, ठीक है। उसके बाद आदिवासी ज़मींदार जब मरता है तो मरने से पहले वो तीनों बच्चा को सौंप देता है अपना दीवान भुइयारा बाभन को। और ये बाभन क्या करता है, जब आदिवासी जमींदार के मरने के बाद उसका सारा संपत्ति को हड़प लेगा ये बाभन। और संपत्ति को हड़पने के बाद उसी का जो तीनों लड़का है, बड़का लड़का, मंझला लड़का और छोटका लड़का, तीनों को अपने यहाँ खटाएगा एकदम मजदूर की तरह, पूरा एकदम बहुत शोषण करता है उसके तीनों बच्चों का, और सारा संपत्ति भी हड़प लेता है, ठीक है। तो धीरे धीरे किसी तरह से वो तीनों बच्चे बड़े होते हैं। और कुछ वर्षों के बाद जो है, जो छोटा लड़का जो कि शारीरिक रूप से सबसे बलिष्ठ हो जाता है, सबसे मजबूत रहता है, वो अपना दोनों भाई यानी कि बड़का भाई और मंझला भाई को लेके भाग जाता है और दूसरे राजा के राज्य में चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। ये सिखरिया जो राजा है ना, तो उसी का राज्य में एक बांध बन रहा होता है, मतलब कि राजा के द्वारा एक बांध बनाया जाता है। तो बांध बनेगा तो वहाँ पे मजदूर भी होंगे। और ये तीनों लड़के भाग के चले गए हैं इसी के राज्य में, और वहाँ पे जहाँ पे बांध बन रहा होता है राजा के द्वारा, जहाँ पे बांध बनाया जाता है, तो वहीं पे ये तीनों मजदूरी करने लगते हैं और इसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है। तो बांध बन रहा होता है, वहीं से उनको पैसा मिलता है, वहीं से गुजर बसर हो रहा है। धीरे धीरे जो ये बड़ा लड़का है तो वो अपने दोनों भाइयों को बताता है कि उसका जो है विवाह हो गया था छोटा में ही, जब वो छोटा था तभी उसका एक राजा की लड़की के साथ विवाह हो गया था। तो अगर, और वो अपने दोनों भाइयों से कहता है कि अगर हम तीनों में से कोई भी अगर राजा के पास चले जाएंगे और उसको हम लोग बताएंगे तो हमारा जो भी दुख दर्द है ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका बेड़ा उठाता है छोटका भाई। वो बोलता है कि हम जाएंगे राजा के पास और पूरा सब चीज़ बताएंगे, और जो भाभी है हमारी तो उसको हम साथ लेके आएंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो आदिवासी जमींदार है ना, तो इसके मरने के बाद ये जो सिखरिया राजा है तो उसने इसका परिवार का खोजबीन किया था, तीनों लड़कों को खोजा था कि कहाँ पे हैं तीनों, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में है, खोजबीन किया था। लेकिन कुछ पता नहीं चला था सिखरिया राजा को कि आखिर ये तीनों बच्चे हैं कहाँ। हालांकि ये अच्छा राजा है, उसने खोजा था कि कहाँ पे हैं, लेकिन वो मिले नहीं थे। तो ये छोटा जो है ना, छोटा ये राजा के पास फिर जाता है। और राजा के राज्य में मतलब कि जब जाता है तो सबसे पहले वो एक बूढ़ी औरत से मिलेगा। और उस बूढ़ी औरत मतलब कि बहुत अंधेरी रात रहता है, अमावस्या का रात रहता है, तो अमावस्या की रात में वो सिखरिया राजा के राज्य में जाता है और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत से मिलता है, उसी के घर में रात भर गुजारेगा रात छोटा लड़का। और वहाँ पे बूढ़ी औरत को वो पूरा वाक्या बता देता है। और हाँ, जाने से पहले ये जो छोटा लड़का है ना तो जाएगा, मान लो चित्रा से मिलेगा तो चित्रा पहचानेगी कैसे, चित्रा भी धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। लेकिन चित्रा को कुछ भी याद नहीं था कि उसका बचपन में शादी हो गया था, चित्रा को ये याद नहीं था। हालांकि राजा को पता है कि इसका शादी बचपन में हुआ था, लेकिन चित्रा भूल गई है क्योंकि एकदम बचपन में शादी हुआ था। तो ये मतलब कि चित्रा को याद आएगा, तो इसीलिए ये जो छोटका भाई है तो ये एक अंगूठी ले लेता है बड़ा भाई का, इसका हाथ का उंगली का एक अंगूठी लेके जाता है कि हम जब चित्रा को दिखाएंगे तो वो उसको सब चीज़ याद आ जाएगा। तो अंगूठे लेके जाता है और सबसे पहले वो बूढ़ी औरत को बताता है कि यहाँ पे देखिए मेरा भाई था, तो उसका राजा की बेटी के साथ बचपन में ही शादी हो गया था। तो वो बूढ़ी औरत को बताता है, बूढ़ी औरत को पता था। तो बूढ़ी औरत को बोलेगा उसका मतलब कि वो लड़का कि आप जाइए चित्रा के पास और उसको बताइए ये सारा चीज़ वाकया
कि उसका छोटा में शादी हो गया था। तो बूढ़ी औरत फिर रात में ही उसके पास जाएगी, चित्रा के पास। फिर चित्रा को बताएगी कि देखो बेटी, तुम्हारा जो शादी है ना, तो ये बचपन में ही हो गया था एक लड़का के साथ। तो वो चित्रा को बताती है, तो चित्रा को मतलब कि विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये मतलब कि सच कह रही है। तो फिर चित्रा उसी बूढ़ी औरत का कपड़ा पहन लेगी और फिर रात में ही चले जाएगी, मतलब कि अपना छोटा जो देवर उसका खोज में आया है, तो देवर के पास चली जाएगी। उसे पूरा वाक्या सुनेगी, फिर वो विश्वास कर लेती है और फिर उसको मतलब कि जो उसका छोटा देवर है, तो उसको धोती कुर्ता देती है एकदम नया नया, कि सुबह पहन के राजा के दरबार में आ जाना। राजा को आप बता देना सब चीज़ पूरा हो किया। उसके बाद फिर हम दोनों चले जाएंगे राज्य से। तो फिर सुबह वैसा ही करता है, नहा धो के छोटका जो भाई है, तो वो नहा धो के राजा के राज्य में जब जाता है, फिर शिखरिया राजा को बता देता है कि जो उसका भाई है, तो उसका भाई के साथ उसका बेटी का विवाह हुआ था, बेटी चित्रा का। ठीक है, तो राजा को तो पहले ही पता था, तो वो पूरा अच्छा तरह से विदा कर देता है दोनों को, मतलब छोटका भाई को और अपनी बेटी को विदा कर देता है। फिर वो जाते हैं, दोनों भाई से मिलते हैं। बड़का भाई मंझला भाई से मिलन हो जाता है, बड़का भाई से बेटी उसकी जो चित्रा है राजा की बेटी, तो उसका मिलन हो जाता है। और तीनों फिर मिलके जो ये मतलब कि आदिवासी जमींदार का जो गांव है जहाँ से वो तीनों भाग गए थे डर से, ये उसका दीवान जो भूमिहारा बावन है उसके डर से भाग गए थे बचपन में ही, तो उसके गांव में फिर जाएंगे और वहीं पे घर बना के रहने लगते हैं। और घर बना के रहने लगेंगे तो भूमिहारा बावन जो है, तो उसको फिर से गुस्सा आने लगता है कि फिर से आ गया साला तीनों, सॉरी गाली नहीं बकना चाहिए, फिर से तीनों आ गया मेरे राज्य में। ठीक है, तो ये वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन ये जो लड़की है ना बेटी चित्रा, तो ये बहुत चालाक रहती है। ये इस फिराक में रहती है कि कैसे जो है फिर से जो उसका ससुर है जिसका ज़मीन को वो हड़प लिया है, तो उसको फिर से कैसे वापस लेगी। तो ये बहुत चालाक रहती है बचपन से ही, तो वो हमेशा दिमाग लगाते रहती है कि कैसे ज़मीन वापस मिलेगा। तो इसी क्रम में होता क्या है, एक बार जो ये दीवान है भूमिहारा बावन, तो उसकी एक बहुत ही लाडली बेटी रहती है। और वो जो लाडली बेटी है ना, तो एक दिन बांध जाती है नहाने के लिए, और उसी बांध में नहाने के दौरान वो गले में एक सोने का चेन पहनी रहती है, सोने का हार पहनी रहती है। और उस हार को खोल के साइड में रखेगी और एक चील उड़ते हुए आ जाएगा। ये यहाँ पे चील जो है, तो ये चील उड़ते हुए आ जाएगा और उस लड़की का जो हार है सोने का हार, तो उसको उठा के वो उड़ के चल जाएगा। और चल जाएगा, वो सोचता है कि सांप है, लेकिन वो तो हार है। तो फिर बाद में वो चील जो है जो सोने का हार लेके उड़ रहा है, तो वो इन लोग जहाँ पे घर बना के रह रहा था, ये तीनों ये चारों लोग जहाँ पे घर बना के रह रहा था, तो वहाँ पे उसके घर का छाइन जो होता है, जो खपड़ा का घर होता है ना, खपड़ेल का घर, तो उसको छाइन बोलते हैं, तो छाइन में गिरा देता है। फिर अब जो मतलब कि जो ये दीवान बाभन है, तो इसका बेटी का सोना का हार गायब हो गया भाई। तो ये पूरा इसका आदमी लोग ये आदमियों को अपना सलाहकार जो भी है इसका, तो उसको आदेश देगा कि पूरा जो गांव है तो वहाँ पे ढिंढोरा पिटवा दो कि मेरा बेटी का सोने का हार जो भी खोज के लाएगा, तो उसको हम आधा जमींदारी दे देंगे। तो इससे बहुत खुश हो जाती है चित्रा कि अब आया ना बाभन नीचे, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो जो गांव में ढिंढोरा पीट रहा था, तो उन लोग को चित्रा बोलेगी कि देखो, सोने का हार जो है ना, तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसको आप ये कह देना कि 1 महीना तक, यहाँ पे महीना नहीं है, यहाँ पे जो समय है ना, तो उसको यहाँ पे दू पैक कहा गया है, कि 2 पैक तक जो है तो वो कोई काम नहीं करे दीवान। ठीक है, तो उससे अगर काम नहीं करेगा 2 महीना तक, तो उसका जो सोने का हार है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसका बेटी के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो दीवान है उसका, ये जो दीवान है दीवान भुइयारा बावन, तो ये मान जाता है कि चलो 2 महीना तक कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि बेटी भी प्यारी है और सोने का हार भी प्यारा है। सोने का हार 2 महीना अगर काम नहीं करेंगे और मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा बात है, संपत्ति भी मिल जाएगा, बेटी भी खुश हो जाएगी। तो ये 2 महीना तक काम नहीं करता है। ठीक है, और 2 महीना के दौरान ये बेटी जो चित्रा है, तो ये अपना दिमाग लगाती है। और दिमाग लगाएगी क्या, कि अब तो 2 महीना तक ये काम नहीं करेगा, तो उसी 2 महीना के दौरान जितना भी खेत होता है, ये आदिवासी जमींदार का जितना भी खेत है जिसको कि मतलब कि हड़प लिया है दीवान, तो उन सारा
2 महीना के अंदर ही वो सारे ज़मीन पे धान का रोपाई कर दिया जाता है बेटी चित्रा के द्वारा। ठीक है, तो 2 महीना में ही पूरा धान रोप लेगी। फिर 2 महीना बाद जब दीवान देखता है कि अच्छा बेवकूफ़ बना के मेरा ज़मीन पे धान रोप ली, तो फिर वो मने मने सोचता है कि चलो धान तो रोप ली है, ठीक है, लेकिन जब धान काटेगी कैसे? धान काटेगी तब सब हम हड़प लेंगे। ठीक है, तो ठीक वैसा ही होता है। फिर धान पकता है। धान पकने के बाद ये मतलब कि दीवान तो सोचता है कि काटने नहीं देंगे, सब हड़प लेंगे, लेकिन चित्रा दिमाग लगाती है। काटने से पहले ही वो घोषणा कर देती है पूरा गांव में कि देखो जो जो मेरा धान काटने में मदद करेगा तो सबको धान देंगे हम। ठीक है, तो पूरा गांव वाला उसके सपोर्ट में आ जाता है, चित्रा के सपोर्ट में। और उस गांव वालों के सपोर्ट से चित्रा सारा धान काट लेती है। और जो जो उसका मदद करता है, सारा गांव वाला मदद करता है मिलके, तो सभी को उनका हिस्सा मिल जाता है, धान पूरा गांव वालों में बांट देती है। और इस तरह से जो ज़मीन है तो वो चित्रा हथिया लेती है फिर से। यानी कि ये जो तीनों लड़के हैं तो तीनों का जो पुश्तैनी ज़मीन था जिसको कि हड़प लिया था ये दीवान भुयारा बावन बेईमानी से, तो उस सारा ज़मीन पे दखल कर लेती है चित्रा के आने के बाद। ठीक है, तो ये चित्रा बहुत दिमाग से शातिर है और ये सारा ज़मीन फिर से वापस मतलब कि मिल जाता है इनको। और यहाँ से इसी के कारण से ये जो कहानी है ना, तो ये कहानी मेरे ख्याल से सत्य है। काहे कि बुक जो है तो उसमें ये लिखा गया है कि गोला और रामगढ़ क्षेत्र में एक गांव है चितर गांव, और उस चितर गांव का नाम इसी चित्रा रानी के नाम से ही पड़ा है। ठीक है, तो ये इसका पूरा सार था इस कहानी का, चित्रा रानी लोक कथा का।